हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक यू वंस अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में उच्चतम न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट के बारे में पढ़ेंगे। सुप्रीम कोर्ट का गठन, न्यायाधीशों की नियुक्ति, योग्यता, शपथ और सुप्रीम कोर्ट की शक्तियों के बारे में जानेंगे। लास्ट में हम क्वेश्चंस का एक टेस्ट भी लगाएंगे ताकि टॉपिक की समझ के साथ हमारी प्रैक्टिस भी साथ साथ हो सके। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बिल्ड कर लेते हैं, थोड़ा सा बेस बना लेते हैं। देखिए, जो भारतीय संविधान है उसके मुख्यतः 3 भाग होते हैं: कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। कार्यपालिका में कौन कौन आता है? कार्यपालिका में आते हैं राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद, जो कि केंद्र की मंत्रिपरिषद होती है। ऐसे ही राज्यों में कार्यपालिका होती है। राज्यों में कौन कौन आते हैं? राज्यपाल, मुख्यमंत्री और जो राज्यों की मंत्रिपरिषद होती है वो आती है। अब आती है बात विधायिका की। विधायिका में भी राज्यों में अलग से होती है और केंद्र में अलग से। केंद्र में होती है संसद और राज्यों में होती है विधानमंडल। संसद में लोकसभा और राज्यसभा और विधानमंडल में विधानसभा और विधान परिषद आते हैं। अब देखिए, विधायिका क्या काम करती है? विधि बनाने का काम या फिर कानून बनाने का काम करती है विधायिका, और उसको लागू करने का काम करती है कार्यपालिका। और यदि कोई उस कानून का उल्लंघन करता है या फिर न्याय करने की बात आती है तो उसकी पावर होती है न्यायपालिका के पास। भारत में न्याय संबंधी कार्य करने का दायित्व न्यायपालिका को प्राप्त है और इसी कार्य को करने के लिए भारत में एक एकीकृत न्यायपालिका की व्यवस्था को अपनाया गया है, जो कि एक श्रृंखला के रूप में है। देखिए, ऐसा नहीं है कि केंद्र के लिए अलग न्यायपालिका हो और राज्य के लिए अलग न्यायपालिका हो, बल्कि इसको हम एक सूत्र के रूप में देख सकते हैं। जैसे देखिए, अगर हम इस तरीके से एक ट्रायंगल बनाएं तो सबसे नीचे जो होती है वो होती है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या फिर जो जिलों में न्यायालय होते हैं। दूसरे नंबर पे होते हैं हाई कोर्ट, जो कि राज्यों में होते हैं, और सबसे ऊपर आता है शीर्ष पर सुप्रीम कोर्ट। तो हम इसको एक सूत्र के रूप में देख सकते हैं। इसमें जो सबसे ऊपर है या शीर्ष पर है उसको कहा जाता है सुप्रीम कोर्ट या उच्चतम न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय। आज हम इसी के बारे में जानेंगे, इसी के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, जो भारतीय संविधान है, भारतीय संविधान में सुप्रीम कोर्ट या उच्चतम न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय का वर्णन दिया है भाग 5 में, अनुच्छेद 124 से 147 में। याद रखेंगे, कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है, भाग भी पूछ लेता है या फिर अनुच्छेद भी पूछ लेता है। अब देखते हैं उच्चतम न्यायालय का गठन दिया है 124(1) में, अनुच्छेद 124(1) में। इसमें क्या प्रावधान दिए हैं? भारत का एक मुख्य न्यायालय होगा। देखिए, जो मूल संविधान था उसमें ये प्रावधान था कि एक मुख्य न्यायाधीश होंगे और 7 अन्य न्यायाधीश होंगे, तो कुल मिलाकर कितने होंगे? 8 न्यायाधीश होंगे सुप्रीम कोर्ट में। अब जो वर्तमान समय है, देखिए, इसको समयानुसार या आवश्यकता अनुसार इसको बढ़ाया जा सकता है। जो जजों की संख्या या न्यायाधीशों की जो संख्या है उसको इंक्रीज किया जा सकता है, और ये काम कौन करता है? संसद करती है। तो अभी जो वर्तमान समय है, वर्तमान समय में कितने न्यायाधीश हैं? एक मुख्य न्यायाधीश हैं और 32 अन्य न्यायाधीश हैं। तो कुल कितने हैं? 33 न्यायाधीश हैं किसमें? सुप्रीम कोर्ट में। राइट, याद रखेंगे। अब देखिए, अब बात आती है नियुक्ति की। 124(2) के अंतर्गत, अनुच्छेद 124(2) के अंतर्गत नियुक्ति का प्रावधान दिया है। न्यायाधीशों की जो नियुक्ति है कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। और किसकी सलाह पर करते हैं? ये न्यायाधीशों की सलाह पर ही करते हैं। देखिए, ऐसा पहला प्रावधान है जिसमें न्यायाधीशों की सलाह पर ही न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। राइट, और कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। याद रखेंगे, कॉलेजियम सिस्टम द्वारा नियुक्ति होती है। देखिए, अब कॉलेजियम सिस्टम क्या होता है? जिसमें 1+4 यानी कि कुल 5 न्यायाधीश होते हैं। एक ग्रुप होता है या फिर एक मंडली टाइप होता है जिसमें 5 न्यायाधीश होते हैं, और वो क्या करते हैं? किसी न्यायाधीश के नाम के लिए नाम सजेस्ट करते हैं राष्ट्रपति को, और राष्ट्रपति उन्हीं नामों में से किसी एक न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं। तो ये होता है कॉलेजियम सिस्टम, यानी कि एक ग्रुप होता है जो न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति को नाम सजेस्ट करते हैं या नाम देते हैं। राइट, तो ये होता है कॉलेजियम सिस्टम। अब नेक्स्ट देख लेते हैं योग्यता में। देखिए क्या क्या प्रावधान है कि भारत का नागरिक हो। अब हम ये न्यायाधीश की योग्यता की बात कर रहे हैं। योग्यता में क्या दिया है कि वह भारत का नागरिक हो, ये पहला प्रावधान है या शर्त है, और कम से कम एक हाई कोर्ट या एक से अधिक हाई कोर्ट में 5 वर्षों तक न्यायाधीश के रूप में काम किया हो। यानी कि 5 वर्षों तक होना चाहिए। वो किसी एक हाई कोर्ट में भी हो सकता है, उच्च न्यायालय में, या फिर एक से अधिक न्यायालयों में, उच्च न्यायालयों में 5 वर्ष तक
न्यायाधीश के रूप में काम किया हो, ये एक शर्त है, या फिर कम से कम एक हाईकोर्ट में एक से अधिक हाईकोर्ट में 10 वर्षों तक वकील के रूप में काम किया हो। देखिए, या तो पहली शर्त है कि 5 वर्षों तक काम किया हो किसी भी उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में, या फिर अगर न्यायाधीश के रूप में काम नहीं किया है तो एक या एक से अधिक हाईकोर्ट में 10 वर्षों तक अधिवक्ता के रूप में या फिर वकील के रूप में काम किया हो, ये शर्त है। या फिर अगर इन दोनों में से कोई भी शर्त फुलफिल नहीं होती है तो वो राष्ट्रपति की दृष्टि में विधिवेत्ता हो, यानी कि कानून का अच्छा जानकार हो। राष्ट्रपति की दृष्टि में तो या तो इन तीनों में से एक शर्त हो, और ये तो कंपलसरी है पहले वाली कि भारत का नागरिक हो। तो याद रखेंगे, योग्यता में क्या आता है कि या तो भारत का नागरिक हो, या फिर उसने 5 वर्षों तक किसी हाईकोर्ट या उच्च न्यायालय में काम किया हो, एक या एक से अधिक में, या फिर एक या एक से अधिक उच्च न्यायालय में 10 वर्षों तक वकील के रूप में या अधिवक्ता के रूप में काम किया हो, या फिर वो राष्ट्रपति की दृष्टि में कानून का अच्छा जानकार होना चाहिए। राइट। अब देखिए, शपथ देख लेते हैं। 124(6) के अंतर्गत दी है शपथ, और इसकी शपथ कौन करवाते हैं? न्यायाधीशों की शपथ करवाते हैं राष्ट्रपति। और देखिए, अगर कोई न्यायाधीश अपना त्यागपत्र सौंपता है तो वो भी किसे सौंपता है? राष्ट्रपति को देता है। याद रखेंगे, कार्यकाल कितना होता है? 60 वर्ष तक की आयु तक का इनका कार्यकाल होता है। उससे पहले अगर कोई त्यागपत्र दे तो वो अलग बात होती है, या फिर उनको किसी उनके पद से निष्कासित कर दिया जाए, मतलब महाभियोग से, या फिर उनको हटा दिया जाए, वो अलग बात है। नहीं तो इनका कार्यकाल कितना होता है? 65 वर्ष की आयु तक का इनका कार्यकाल होता है, यानी कि 65 वर्ष की आयु तक ये काम कर सकते हैं न्यायाधीश के रूप में। अब देख लेते हैं हटाने की प्रक्रिया, यानी कि उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं उनको हटाने की प्रक्रिया क्या होती है। देखिए, 2 चीज़ें होनी ज़रूरी होती हैं, एक तो साबित कदाचार या फिर असमर्थता। साबित कदाचार क्या होता है? या जैसे कोई न्यायाधीश है और उन्होंने भ्रष्टाचार किया हो, घूस ली हो, या फिर ऐसा कोई काम किया हो जो कि संविधान के विपरीत है, तो उनके लिए अगर उन पर वो चीज़ें प्रूफ हो जाती हैं तो वो कहलाता है साबित कदाचार। असमर्थता होती है अगर कोई न्यायाधीश कार्यरत है और वो उस पद के योग्य नहीं है या फिर अपने काम को करने में असमर्थ है, तो ये कहलाती है असमर्थता। अब जो हटाने की प्रक्रिया होती है, ये महाभियोग, जैसे राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है, उसी प्रक्रिया के समान होता है, किंतु संविधान में महाभियोग प्रयोग नहीं किया गया है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने के लिए। तो याद रखेंगे। और जो हटाने की प्रक्रिया है ये कहाँ पर होती है? ये होती है संसद में, लोकसभा में या फिर राज्यसभा में, किसी में भी एक में प्रस्ताव पारित किया जा सकता है। लोकसभा में अगर प्रस्ताव पारित होता है तो 100 सदस्यों के हस्ताक्षर की जरूरत पड़ती है, और अगर राज्यसभा में प्रस्ताव पारित होता है तो 50 सदस्यों की हस्ताक्षर की ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद जो लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं या फिर सभापति होते हैं, वो उस प्रस्ताव को एक्सेप्ट करते हैं। उसके बाद एक समिति या फिर कमेटी का गठन किया जाता है और उनसे कहा जाता है कि अगर ये जो आरोप लगे हैं न्यायाधीश पे, चेक करिए कि ये ठीक है या नहीं है। अगर वो भी कह देते हैं कि हाँ ठीक है, तो उसके बाद 2/3 बहुमत से, लोकसभा और राज्यसभा दोनों में 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित हो जाता है और वो राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। और अगर राष्ट्रपति भी उस पर हस्ताक्षर कर देते हैं तो इसके बाद वो जो न्यायाधीश हैं उनको उनके पद से निष्कासित किया जा सकता है। और ये जो हटाने की प्रक्रिया है ये दी है 124(4) और 124(5) अनुच्छेद में। याद रखेंगे, जो हटाने की प्रक्रिया है न्यायाधीशों को, ये 124(4) और 124(5) में दी है। अब देख लेते हैं तदर्थ न्यायाधीश या एडोक जस्टिस क्या होते हैं, जिसका वर्णन दिया है 127 में, अनुच्छेद 127 में। देखिए, जब सुप्रीम कोर्ट में या उच्चतम न्यायालय में गणपूर्ति नहीं होती है या फिर कोरम कंप्लीट नहीं होता है, तो किसी भी हाई कोर्ट से न्यायाधीश को बुला लिया जाता है सुप्रीम कोर्ट में काम करने के लिए। और उस समय पर उनको जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के पास पावर होती है वो सारी उनको मिल जाती है। ये कहलाते हैं तदर्थ न्यायाधीश। अब सेवानिवृत्त न्यायाधीश क्या होते हैं, इनका वर्णन दिया है अनुच्छेद 128 में। सेवानिवृत्त न्यायाधीश वो होते हैं जब सुप्रीम कोर्ट में ज़रूरत पड़ती है या कम पड़ते हैं न्यायाधीश, तो जो सेवानिवृत्त न्यायाधीश होते हैं उनको काम करने के लिए बुला लिया जाता है, लेकिन ये बहुत कम टाइम के लिए होते हैं। याद रखेंगे, इन्हें कहा जाता है सेवानिवृत्त न्यायाधीश। अब देख लेते हैं सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियां, यानी कि कौन कौन सी पावर है उच्चतम न्यायालय के पास। सबसे पहला है मूल अधिकारिता। इसका वर्णन दिया है अनुच्छेद 131 में। भारत और राज्य में जब विवाद होता है तो वो किसके अंतर्गत आता है? वो आता है सर्वोच्च न्यायालय के पास, यानी कि ये केस कहाँ जाएगा? ये जाएगा सुप्रीम कोर्ट में। एक से अधिक राज्य हो और भारत हो
ये विवाद भी कहाँ जाएगा, ये सर्वोच्च न्यायालय के पास जाता है। एक से अधिक राज्य हों और भारत को भी कुछ राज्य सपोर्ट कर रहे हों तो ये वाला भी किसके पास जाता है, ये भी उच्चतम न्यायालय में जाता है, याद रखेंगे। अब नेक्स्ट देख लेते हैं रिट अधिकारिता। इसका वर्णन दिया है अनुच्छेद 32 में। रिट अधिकारिता देखिए हमने पढ़ा था मूल अधिकारों में, वो वीडियो मैं पहले ही अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। रिट अधिकारिता क्या होती है कि अनुच्छेद 32 के अंतर्गत हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को ये पावर है कि किसी नागरिक के मूल अधिकारों का संरक्षण करने के लिए वो रिट जारी कर सकते हैं। देखिए अगर किसी भी नागरिक के मूल अधिकारों का हनन होता है तो उसको ये अधिकार है कि वो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में रिट पिटीशन डाल सकता है और उसके मूल अधिकारों का संरक्षण करने के लिए जो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट है ये रिट जारी कर सकती है, तो ये कहलाता है रिट अधिकारिता। नेक्स्ट देख लेते हैं अभिलेख न्यायालय। इसका वर्णन दिया है अनुच्छेद 129 में। अब ये जो अभिलेख न्यायालय है ये क्या होता है, देखिए जब कोई सुप्रीम कोर्ट है जब सुप्रीम कोर्ट कोई भी निर्णय सुनाता है तो उसे अभिलेख के रूप में संरक्षित कर लिया जाता है और वो जो निर्णय होते हैं वो निचले न्यायालय जैसे हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के लिए कानून बन जाते हैं, ताकि अगर उसी प्रकार के कोई केस आए या वाद आए न्यायालय में तो उसी प्रकार की विधि अपनाई जा सके जैसे कि उच्चतम न्यायालय ने अपनाई या जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय लिया, राइट। तो ये होता है अभिलेख न्यायालय, याद रखेंगे। अब देखें ये यहाँ पर इसकी थ्योरी कंप्लीट होती है। अब क्वेश्चंस देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय मामलों की सुनवाई नई दिल्ली में करता है परंतु अन्य स्थान पर भी सुनवाई कर सकता है। राष्ट्रपति के अनुमोदन से, यदि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश यह बहुमत से तय कर ले, या फिर संसद के अनुमोदन से, या फिर राज्य विधानसभा के अनुरोध पर। देखिए जो उच्चतम न्यायालय है ये कहाँ पर है और इसकी सुनवाई कहाँ होती है, ये होती है दिल्ली में। परंतु जो उच्चतम न्यायालय है ये अन्य स्थान पर भी सुनवाई कर सकता है और ये किससे होता है, राष्ट्रपति के अनुमोदन से। नेक्स्ट देख लेते हैं, जनहित याचिका की शुरुआत किसके द्वारा तय की गई, संसदीय एक्ट के द्वारा, संवैधानिक संशोधन के द्वारा, न्यायिक पहल के द्वारा, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो जनहित याचिका की शुरुआत हुई ये हुई न्यायिक पहल के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन चौथी महिला जज हैं जिन्हें अगस्त 2014 में भारत के उच्चतम न्यायालय में नियुक्त किया गया था। जस्टिस फातिमा बीबी, जस्टिस सुजाता मनोहर, जस्टिस आर भानुमति, जस्टिस रूमा पाल। तो जस्टिस आर भानुमति को 2014 में भारत के उच्चतम न्यायालय में नियुक्त किया गया था और ये भारत की चौथी महिला जज हैं, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के संबंध में निम्न में से क्या सही है। सर्वोच्च न्यायालय को अपने निर्णय को परिवर्तित करने का अधिकार है। सर्वोच्च न्यायालय को अपने निर्णय को परिवर्तित करने का अधिकार नहीं है। केवल भारत के मुख्य न्यायाधीश को निर्णय परिवर्तित करने का अधिकार है, या फिर केवल विधि मंत्रालय को निर्णय परिवर्तित करने का अधिकार है। तो जो भारत के सर्वोच्च न्यायालय हैं, सर्वोच्च न्यायालय को अपने निर्णय को परिवर्तित करने का अधिकार है, तो सही हो जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से भारत के किस मुख्य न्यायाधीश ने राष्ट्रपति के रूप में भी काम किया। जस्टिस एम हिदायतुल्ला, जस्टिस मेहरचंद महाजन, जस्टिस पीएन भगवती, जस्टिस बीके मुखर्जी। तो ऐसे कौन से मुख्य न्यायाधीश हैं जिन्होंने राष्ट्रपति के रूप में भी काम किया, तो जस्टिस एम हिदायतुल्ला। क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत के राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के पद के खाली होने की स्थिति में जो व्यक्ति राष्ट्रपति के पद का निर्वहन करेगा वह है लोकसभा का सभापति, भारत का मुख्य न्यायाधीश, राज्यसभा का अध्यक्ष, महान्यायवादी। तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पद खाली होने की स्थिति में जो व्यक्ति राष्ट्रपति के पद का निर्वहन करेगा वह होता है भारत का मुख्य न्यायाधीश। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत का सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है। इसका आशय है कि इसे अपने सभी निर्णयों का अभिलेख रखना होता है। इसके सभी निर्णयों का साक्ष्यात्मक मूल्य होता है और इस पर किसी भी न्यायालय में प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता। इसे अपनी अवमानना करने वालों को दंडित करने की शक्ति प्राप्त है। इसके निर्णयों के विरुद्ध कोई अपील नहीं की जा सकती। देखिए हमने अभी पढ़ा था अभिलेख न्यायालय क्या होता है कि इसके किसी भी निर्णय पर किसी भी न्यायालय में प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता। तो याद रखेंगे आंसर विल बी सेकंड। इसके सभी निर्णयों का साक्ष्यात्मक मूल्य होता है और इस पर किसी भी न्यायालय में प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता। और जितने भी निचले न्यायालय होते हैं उनके लिए सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय होता है वो एक कानून के समान होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन से मामले उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में आते हैं? केंद्र व राज्यों के बीच विवाद, राज्यों के परस्पर विवाद, मूल अधिकारों का परिवर्तन, संविधान के उल्लंघन से संरक्षण। तो मूल अधिकारों का जो परिवर्तन होता है ये किसके अधिकारिता में आता है? उच्च न्यायालय में भी, यानी कि हाई कोर्ट में भी आता है और सुप्रीम कोर्ट में भी आता है। तो उन दोनों की अधिकारिता में आते हैं मूल अधिकारों का परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, संविधान के निर्वाचन के बारे में विधि के प्रश्न से संबंधित वाद पर विचार करने के लिए उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? 7, 5, 11 या फिर 13? तो कितनी होनी चाहिए? 7। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसके पास है? राष्ट्रपति के, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के, लोकसभा के अध्यक्ष के या फिर सर्वोच्च न्यायालय के? तो संविधान की जो व्याख्या करने का अंतिम अधिकार है वो है सर्वोच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष तक उच्च न्यायालय का एडवोकेट होना चाहिए? 5 वर्ष, 10 वर्ष, 8 वर्ष या फिर 25 वर्ष? तो देखिए, उच्च न्यायालय का अगर एडवोकेट है तो वो 10 वर्षों के लिए होना चाहिए, और अगर किसी न्यायाधीश में किसी हाई कोर्ट में न्यायाधीश के रूप में काम किया हो तो वो कितने वर्षों तक होना चाहिए? वो होना चाहिए 5 वर्षों तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विधायी शक्तियों की संघीय सूची में समाविष्ट किसी विषय के संबंध में भारत के उच्चतम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र बढ़ाने का अधिकार दिया गया है? भारत के राष्ट्रपति को, भारत के मुख्य न्यायमूर्ति को, संसद को, विधि न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय को। तो देखिए, जो उच्चतम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र हैं उसको बढ़ाने का अधिकार है संसद के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत प्रतिपादित किया था? गोलकनाथवाद, A.K. गोपालनवाद, केशवानंद भारतीवाद, मेनका गांधीवाद? तो ये हम सभी जानते हैं किस वाद में दिया था? केशवानंद भारतीवाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, उच्चतम न्यायालय की आज तक दूसरी सबसे बड़ी खंडपीठ किस केस में बनी? गोलकनाथ केस में, मिनर्वा मिल्स केस में, बैंक नेशनलाइजेशन केस में, टी.एम. पाई फाउंडेशन केस में? तो किस में बनी थी? दूसरी सबसे बड़ी पूछा है, पहली नहीं पूछा है। पहली बनी थी केशवानंद भारती केस में, दूसरी सबसे बड़ी खंडपीठ बनी थी गोलकनाथ केस में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय को उसके द्वारा किए गए निर्णय अथवा आदेश के पुनर्विलोकन द्वारा अधिकृत करता है? अनुच्छेद 137, अनुच्छेद 130, अनुच्छेद 139 या फिर अनुच्छेद 138? तो याद रखेंगे, अनुच्छेद 137 जो उच्चतम न्यायालय है उसको आदेश जो उसके द्वारा दिए गए निर्णय या आदेश हैं उनके पुनर्विलोकन द्वारा अधिकृत करता है, तो वो करता है अनुच्छेद 137 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, संविधान के किस न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति का प्रावधान है? सर्वोच्च न्यायालय में, उच्च न्यायालय में, जिला एवं सत्र न्यायालय में या फिर उपयुक्त सभी में? तो तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति हो सकती है सर्वोच्च न्यायालय में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा, राज्यसभा द्वारा अनुमोदित किए जाने पर, लोकसभा की सलाह पर, प्रधानमंत्री की सलाह पर या फिर सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के साथ? तो मैंने अभी बताया था, सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं उनकी नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा, किसकी सलाह पर? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों के परामर्श के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन निर्धारित किया जाता है राष्ट्रपति द्वारा, नियुक्त वेतन आयोग द्वारा, विधि आयोग द्वारा, संसद द्वारा या फिर मंत्री परिषद द्वारा? तो उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीशों का वेतन है निर्धारित किया जाता है संसद द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या की वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? प्रधानमंत्री के, राष्ट्रपति के, संसद के या फिर विधि मंत्रालय के? तो जो उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या की वृद्धि होती है वो आवश्यकता अनुसार की जाती है, समय के अनुसार, तो वो की जाती है संसद के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, उच्चतम न्यायालय से कानूनी मामलों पर किसको परामर्श लेने का अधिकार है? किसी भी उच्च न्यायालय को, राष्ट्रपति को, संसद को या फिर प्रधानमंत्री को? तो उच्चतम न्यायालय से कानूनी मामलों पर सलाह ले सकते हैं कौन? राष्ट्रपति। याद रखेंगे। सो फ्रेंड्स, ये हमारे सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि ऐसे कौन से न्यायाधीश हैं जिनको उनके पद से हटाने के लिए संसद में प्रस्ताव लाया गया था किंतु वह पारित नहीं हो सका। मुझे आपके आंसर्स का इंतज़ार रहेगा और आप मुझे मेरी वीडियो से रिलेटेड सुझाव चैट बॉक्स में दे सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि नई वीडियो की अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक यू।